नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 24 सितंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2023 के बीच के। तो इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन बना। तो जो इंटरनेट बैंकिंग जो सेवा है, इसको प्रारंभ करने वाला जो उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक बना है, इसका नाम है कूर्मांचल बैंक। कूर्मांचल बना है। कूर्मांचल जो बैंक है, ये ऐसा पहला बैंक है जो कि इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, कूर्मांचल बैंक। डिटेल जान लेते हैं। तो जो कूर्मांचल बैंक नैनीताल में, ये इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड में कौन से जिले में लगाया जाएगा। तो जो ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट है, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लगाया जाएगा। सी ऑप्शन, तो नैनीताल में लगेगा ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल जिले के लाल कुआं में, तो लाल कुआं में 80 करोड़ की लागत से ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट लगाया जाएगा। और जो ये ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट है, ये प्रदेश का पहला ऐसा प्लांट है जिसमें दूध की टेस्टिंग से लेकर पैकेजिंग का काम आधुनिक मशीनों से किया जाएगा। जो ये प्लांट है, ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट, इसकी क्षमता प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध की होगी। तो इसकी क्षमता है 2 लाख लीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं, हमने आपके लिए उत्तराखंड ROARO अधिशासी अधिकारी के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के लिए 1 साल की ई बुक तैयार कर दी है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक उत्तराखंड के करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है। ये बुक आप ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर jardhari-classes.in सर्च कर सकते हैं और हमारे बुक स्टोर से इस ई बुक को ले सकते हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर की 1 साल की ई बुक उत्तराखंड ROARO अधिशासी अधिकारी का जो आने वाला एग्जाम है, उसके लिए बनाई गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेशनल सर्विस स्कीम NSS का राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड में किसे दिया गया है। जो नेशनल सर्विस स्कीम है, इसका राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड में उत्तराखंड भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल को दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, उत्तराखंड भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल को नेशनल सर्विस स्कीम का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो उत्तराखंड के भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल को राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वितरित किया गया है। जो भारतीय शहीद सैनिक स्कूल नैनीताल है, इसे ये अवार्ड समाज सेवा में अहम कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसकी अन्य उपलब्धियों की बात करें, जो नैनीताल का भारतीय शहीद सैनिक स्कूल है, अन्य कौन कौन सी उपलब्धियां हैं इसकी, तो भारतीय शहीद सैनिक स्कूल ने साल 2020 में बेंगलुरु में आयोजित नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था। इसके साथ ही स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप के तहत राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहला पुरस्कार भी हासिल किया और इसके अलावा स्पर्श गंगा शिक्षा श्री पुरस्कार भी इसे मिला है। तो ये इसकी कुछ अन्य उपलब्धियां हैं और इस बार इसे नेशनल सर्विस स्कीम NSS का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान किसे चुना गया। तो जो उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम है, इसके कप्तान हैं कनक टूपरनिया। तो कनक टूपरनिया उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम की कप्तान है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो ये कनक टूपरनिया है, ये हरिद्वार की है और ये उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम की इसे कप्तान चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
FICCI फिक्की अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में फिक्की अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? सुरेंद्र सिंह को। तो सुरेंद्र सिंह को उत्तराखंड में फिक्की अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ये प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों को फिक्की अवार्ड से सम्मानित करता है। चंपावत का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप प्रभारी उप निरीक्षक जो सुरेंद्र सिंह खड़ायत हैं, इन्हें फिक्की सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और ये चंपावत के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप प्रभारी और उप निरीक्षक हैं। जो सुरेंद्र सिंह खड़ायत है, इन्हें नशा मुक्त अभियान 2025 को सफल बनाने और नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए फिक्की सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय सहकारी संघ का सदस्य बनाया गया? तो राष्ट्रीय सहकारी संघ का सदस्य उत्तराखंड से किसे बनाया गया है? नेहा जोशी को। तो नेहा जोशी को उत्तराखंड से राष्ट्रीय सहकारी संघ का सदस्य बनाया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के राष्ट्रीय चेयरमैन है दिलीप संघानी, और दिलीप संघानी ने नेहा जोशी को संघ का सदस्य नियुक्त किया है। संघ की महिला समिति में पहली बार उत्तराखंड से किसी महिला को प्रतिनिधित्व मिला है। तो ये उत्तराखंड के में क्या है, पहली बार किसी महिला को प्रतिनिधित्व मिला है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1929 को, और इसका उद्देश्य है भारत में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना और साथ ही साथ उन्हें विकसित करना। ये भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम। तो उत्तराखंड में जो आयोजित होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 है, इसकी थीम है पीस टू प्रॉस्पेरिटी। पीस टू प्रॉस्पेरिटी, शांति और समृद्धि। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, शांति से समृद्धि। उत्तराखंड में जो आयोजित होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये 2023 की थीम है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के देहरादून में 8 और 9 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, और 2023 जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 है, इसकी थीम है पीस टू प्रॉस्पेरिटी, शांति से समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि हमने आप लोगों के लिए आरओ एआरओ अधिशासी अधिकारी के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के 1 साल की ई बुक तैयार कर ली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस ई बुक में सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 के उत्तराखंड के सभी करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, वहां से भी आपको ये बुक देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो वर्ष 2023 का जो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड है, ये डॉक्टर स्वाति नायक को प्रदान किया जाएगा। ए ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, इसकी शीर्ष वैज्ञानिक है डॉक्टर स्वाति नायक, और इन्हें फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। जो डॉक्टर स्वाति नायक है, ये दिल्ली में IRRI में बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन की दक्षिण एशिया प्रमुख है। जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है, ये विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और ये पुरस्कार कैसे दिया जाता है? तो ये पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के मुख्य जो वास्तुकार है, या हरित क्रांति के जो जनक है, या फादर ऑफ हरित क्रांति, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, तो इनकी स्मृति में 40 वर्ष से कम आयु के असाधारण वैज्ञानिकों और खाद्य और पोषण सुरक्षा, भूख उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाता है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, और ये मिल रहा है किसको? डॉक्टर स्वाति नायक को। क्वेश्चन नंबर 9 है,
हाल ही में किसके द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस, जो कि 27 सितंबर 2023 को मनाया गया, 27 सितंबर को जो विश्व पर्यटन दिवस होता है, इसके अवसर पर ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम का वैश्विक रूप से आयोजन किया गया। इसमें किस किस की साझेदारी थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, तो ये इसमें साझेदार थे। जो ये कार्यक्रम है, ये दो कार्य क्षेत्र इसमें शामिल है, स्वच्छता के लिए लाइफ फॉर लाइफ और ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ। जो कार्यक्रम हुआ है, इसका उद्देश्य है सतत पर्यटन को बढ़ावा देना। और जो पर्यटन दिवस है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, और 2023 की थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। तो टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 है, इसमें भारत का 56वां स्थान है, 56। तो 56वें स्थान पर रहा है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत। तो दुनिया, अब डिटेल जान लेते हैं। तो 2023 में दुनिया की 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56वें स्थान पर है। तो 64 में से 56वें स्थान पर है भारत वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है। इसमें जो ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है। अगर 2022 की बात करें तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022 में भारत को मिला था 52वां स्थान, और इस बार है भारत 56वें स्थान पर। 2023 में पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे है लग्जमबर्ग और तीसरे पे है आइसलैंड। तो जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में तीसरे नंबर किसका है? आइसलैंड का है। जो ये रैंकिंग है, तो ये रैंकिंग किस आधार पर तैयार की जाती है? तो जो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, मिनिमम वेज बोले तो न्यूनतम मजदूरी, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, तो इन 3 आधार पर जो ये रैंकिंग है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, तो ये रैंकिंग जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में जो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास किया है, तो ये क्या है? वाराणसी में। बी ऑप्शन, तो वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। और जो ये स्टेडियम है, ये भगवान शिव से जुड़ी वस्तुओं जैसे त्रिशूल, बेलपत्र और डमरू की थीम पर बनाया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम है, दूसरा है कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम, और तीसरा होगा ये तीसरा स्टेडियम है, कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कहाँ है? वाराणसी में। और जो किस थीम पर बनाया गया है? भगवान शिव से जुड़ी वस्तुओं की थीम पर बनाया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो जो 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, तो ये प्रदान किया जाएगा वहीदा रहमान को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। वहीदा रहमान को 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये इन्हें इस बार का जो 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये इन्हें प्रदान किया जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। अभिनेत्री जो वहीदा रहमान है, इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो वहीदा रहमान है, इन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पहली बार 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें
तो वो किसे मिला? आशा पारेख को। 51वां जो दादा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वो रजनीकांत को मिला था, और 50वां अमिताभ बच्चन को मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो ये भारतीय फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। 1959 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और ये पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत के पितामह कहे जाने वाले महाराष्ट्र के फिल्म निर्माता और निर्देशक धुंधीराज गोविंद फाल्के, तो धुंधीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। जो धुंधीराज गोविंद फाल्के थे, इन्होंने 1913 में भारत में पहली फिल्म बनाई गई थी। पहली फिल्म इन्होंने बनाई थी 1913 में, और वो फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र वो फिल्म थी जो 1913 में धुंधीराज गोविंद फाल्के द्वारा बनाई गई थी, और इन्हीं के सम्मान में फिल्म जगत का सबसे जो उत्कृष्ट योगदान है, जो सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। और पहली बार जो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये देविका रानी चौधरी को दिया गया था 1969 में, जब से इसकी शुरुआत हुई थी। तो पहला पुरस्कार देविका रानी चौधरी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में घोषित किया गया जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, तो ये मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसके बारे में जान लेते हैं। जो मध्य प्रदेश में जो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, इसे अभी हाल ही में इसकी स्थापना की घोषणा की गई, और ये मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व होगा, और इसका नाम क्या है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में ये फैला है। इसका नाम क्या है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगर आकार की बात करें तो ये इस दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे हो गया है टाइगर रिजर्व के मामलों में। दूसरे स्थान की बात करें तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 6 है, और मध्य प्रदेश में हो गई है 7। मध्य प्रदेश के 6 अन्य कौन कौन से है? तो कान्हा है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, संजय है, पेंच है, और पन्ना टाइगर रिजर्व। जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है, और मध्य प्रदेश को बोला जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की है? तो संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा किस संगठन ने की है? तो इसका जवाब है I2U2। I2U2 के द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई है। डिटेल जान लेते हैं I2U2 के बारे में। तो I2U2 के मेंबर कौन कौन से हैं? इंडिया, इजराइल, USA और UAE। तो ये 4 देश हैं I2U2 के मेंबर। I2U2 को पश्चिम एशिया क्वाड भी कहा जाता है। जो ये संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम है, इसकी स्थापना अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने के लिए हुई है। तो जो ये संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम है जिसकी घोषणा की गई है, इसका कार्य क्या होगा? अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। क्वाड की बात करें तो क्वाड में कितने देश शामिल हैं? 4 देश है। कौन कौन से? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट जो दिवस है, ये हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 की थीम की बात करें तो जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर 2023 को मनाया गया, इसकी थीम है फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम। फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम 2023 की ये थीम थी। जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फाउंडेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में नीदरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन
नीदरलैंड में 1912 में इसकी स्थापना हुई है। और 2023 की थीम क्या है? फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हुआ, इनको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो एमएस स्वामीनाथन थे, जिनका कि अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है एमएस स्वामीनाथन को, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। डिटेल जान लेते हैं। तो हरित क्रांति के जनक और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, इनका 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया है और ये कहे जाते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कौन है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। अगर बात करें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात करें तो वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। अगर बात करें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की, तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं? तो इन्हें जैविक विज्ञान के लिए 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। 1971 की बात करें तो उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्से पुरस्कार मिला। इसके बाद 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था और 1989 में स्वामीनाथन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1999 की बात करें तो 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक से डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्ति के करीब रेप्लिसिया जीनस का संबंध किससे है? तो जो रेप्लिसिया जीनस है, इसका संबंध है फूल से। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो रेप्लिसिया जीनस का संबंध किससे है? फूल से। डिटेल जान लेते हैं। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार जो रेप्लिसिया फूल है, ये विलुप्त होने के कगार पर है। रेप्लिसिया फूल क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। दुनिया के सबसे छोटे फूल का नाम क्या है? वोल्फिया। तो सबसे छोटा फूल है वोल्फिया और सबसे बड़ा फूल है रेप्लिसिया। जो ये रेप्लिसिया फूल है, इसमें लाश जैसे बदबू आती है, सड़ी हुई लाश जैसे इसमें बदबू आती है, जिसके कारण इस फूल को लाश फूल के नाम से भी जाना जाता है। तो लाश फूल के नाम से जाना जाता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेप्लिसिया फूल। तो दोस्तों, ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और इसके साथ ही आपके लिए बन गई है आरओ अधिशासी अधिकारी के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर की 1 साल की ई बुक, जो कि सितंबर 2023 से अक्टूबर 2023 का जिसमें कंटेंट दिया गया है। और ये एक बुक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, वहां पर आपको ये ई बुक देखने को मिल जाएगी। इसको आप ले सकते हैं क्योंकि आपका जल्दी ही अब आरओ अधिशासी अधिकारी के एग्जाम होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमने आपके लिए ई बुक बना दी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।